गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए आप सभी। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूपीएससी कोचिंग में। ठीक है, आ जाइए जल्दी जल्दी ऑनलाइन सभी। और जो भी बच्चे नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृपया करके पूरी क्लास कीजिए, कंप्लीट क्लास कीजिए, वरना क्या होता है कि अगर आप क्लास आधे में छोड़ दोगे तो आपको फिर नेक्स्ट क्लास का पोर्शन समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हैं उन्हें पता चल रहा होगा कि हर एक क्लास एक दूसरे से लिंक होती है। बराबर है। तो आपको क्या करना है, हम आपको ये क्लास तो देखनी है, उसके साथ आपको हमारी प्रीवियस क्लास भी देखनी है। ठीक है। गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी मेरी स्क्रीन इसलिए नहीं दिख रही है आप सभी को कि सर्वर की वजह से। ठीक है, नेटवर्क इशू है थोड़ा। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आ जाइए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। और कंटिन्यू क्लास देखिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक क्लास देखी दूसरी मिस कर दी। उससे क्या होगा, आपकी लिंक टूट जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम हमारी क्लास एक दूसरे से जुड़ी हुई है बच्चों। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अभी। जी जय हिंद, जय हिंद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज हम देखने वाले हैं हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, हमारी बदलती पृथ्वी मीन्स जो पृथ्वी पहले थी वो कैसे धीरे 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 बदल रही है। ओके, पृथ्वी में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हमें देखना है अभी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़िए सभी मेरे साथ। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। बराबर है। जो हमारा लिथोस्फियर है, स्थल मंडल को कहते हैं लिथोस्फियर। अनेक प्लेटों में क्या है, वो डिवाइड है, विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, लिथोस्फेरिक प्लेट। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी लिखेंगे लिथोस्फेरिक प्लेट। ठीक है, लिथोस्फेरिक प्लेट, इन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है। ये प्लेटें कैसी होती है, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखी है, इस तरीके से प्लेटें होती है। देखिए, अगर हमारा ये इंडिया है, बराबर है, तो ये इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट आती है हमारी, इस तरीके से। बराबर है, जुड़ी हुई होती है वो। उसके बाद हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट भी होती है। ठीक है, ये हमारी एक कौन सी प्लेट थी यहाँ पर, आप सभी को याद होगा, ये हमारी नस्का प्लेट होती है यहाँ पर। बराबर है, यहाँ पर हमारी करेबियन प्लेट थी, इस तरीके की प्लेट होती है। ये आपको पता है अच्छे से, तो इन्हें क्या कहा जाता है, स्थल मंडलीय प्लेट। ठीक है, अनेक स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आप यह जान आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष में केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। बराबर है, आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें आपको देखिए, आप मैं एक बना रहा हूं आप सभी के सामने, अब आप सभी को जल्दी रिकॉल होगा। देखिए, हमने अफ्रीका देखा था, अफ्रीका देखा था हमने, इस तरीके से हमारा अफ्रीका, 1 मिनट दिखेंगे इसी में। ठीक है, इस तरीके से हमारा अफ्रीका था। आपने आपको दिखा था मैंने, यहाँ से अफ्रीका थोड़ा ब्रेक हो रहा था, ये प्लेटें अलग हो रही थी। यहाँ पे हमने झील बताई थी, झीलों का निर्माण हुआ था यहाँ पर, टांगानिका, नासा, बराबर है, एल्बर्ट, एडवर्ड, बराबर है, एल्बर्ट और एडवर्ड, ये झीलों का निर्माण हुआ था। बराबर है, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए लिख रहा हूं मैं बच्चों। ठीक है, याद है आपको। तो इस तरीके से क्या होती है, प्लेट क्या होती है, गतिशील होती है, वह हमेशा थोड़ी थोड़ी मूव होते रहती है। ठीक है, अलग होती रहती है मुख्य प्लेट से। देखिए क्या लिखा है यहाँ, ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ क्या होती है, ये चारों तरफ घूमती रहती है। ठीक है, इनको हाईलाइट कर लेना, आपको बेसिक लैंग्वेज में बताया आपको, ये लैंग्वेज आपको याद रखनी है। घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष में केवल कुछ मिलीमीटर। ठीक है, कितना, सिर्फ कुछ मिलीमीटर, कुछ मिलीमीटर के लगभग। पृथ्वी के अंदर क्या होता है, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ये भी हमने आपको बताया था कि ये दो प्रकार की प्लेटें होती है। बराबर है, ये एक में एक से टकराती है, तो टकराने से क्या होता है, इससे ज्वालामुखी निकलती है कभी कभी, या कभी कभी क्या होता है, आंतरिक बल से क्या होता है, ये प्लेटें दूर जाती है। बराबर, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होता है, ये मैग्मा बाहर आता है, तो इन तरीके से जो मैग्मा बाहर आता है तो प्लेट मूव होती है इधर इधर। बराबर है, ये देखिए, या इस तरीके से ऐसी दूर जाती है प्लेटें। बराबर है, इस तरीके से क्या होता है, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गतिविधि के कारण ये प्लेटें दूर जाती है। बराबर है,
पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। देखिए ये वृत्तीय रूप में कैसे घूमता है मैं आपको बताता हूँ अभी। ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। और मैंने आपको बताया भी है थोड़ा बहुत। देखिए हमारी पृथ्वी इस तरीके की है। इस तरीके यहाँ देखेंगे आप सभी जो मैं बता रहा हूँ। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, गोल है, बराबर है। इस तरीके से क्या होता है, जब इन प्लेटों से मैग्मा निकलता है, ठीक है, जब ये मैग्मा ऊपर आता है तो कुछ मैग्मा इधर जाता है, कुछ मैग्मा इधर आता है, बराबर है, और कुछ ऊपर निकलता है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे जब हमें इसके बारे में ज्यादा जानना है। तो ये इस तरीके से फिर गोल घूमता है। तो ये कन्वेंशन प्लेट की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये आपको बता दिया मैंने, इस तरह ये वृत्तीय रूप में घूमता है। अगर ये इधर घूमेगा और ये इधर घूमेगा तो ये वृत्तीय रूप हो जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम। देखिए प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है, ठीक है। ये इनको किसके आधार पर विभाजित किया गया है, पृथ्वी के उन बलों के आधार पर विभाजित विभाजित किया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। अब कौन कौन सी वो बल होते हैं हम देखेंगे। जो भी मैंने बताया वही बल बल है। देखिए जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें आंतरजनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। एवं बल जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। हाईलाइट कर लीजिए, मैंने बताया आपको ये आंतरिक बल की वजह से इस तरीके से बाहर आते हैं और इस तरीके से अंदर ही अंदर घूमते हैं। और कुछ फोर्स बाहरी फोर्स रखते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, बाह्य बल, ठीक है। और ये बल होते हैं आंतरिक बल, समझ गए आप। चलिए आगे पढ़ते हैं। अंतर्जनित बल कभी भी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, जो आंतरिक बल है क्या करते हैं, कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति, ठीक है। आकस्मिक गति मीन्स क्या, कभी कभी हमारा भूकंप आ जाता है फास्ट, आपको पता भी नहीं चलता और भूकंप जल्दी जल्दी आ जाता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, आकस्मिक गति कहते हैं, ठीक है। और जो धीमी गति क्या होता है, अब हमें पता चल गया है कि इस क्षेत्र में ज्वालामुखी है, बराबर है। तो यहाँ जो सुप्त ज्वालामुखी है वहां से धीरे 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 लावा आएगा, बराबर है। तो ये धीमी गति हो जाती है। अब आगे पढ़ेंगे हम। देखिए यहाँ भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। भूकंप, ये मैं पढ़ने का ही था आगे लेकिन मेरा ध्यान नहीं था इन चीजों पर। देखिए यहाँ भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है, ठीक है। अभी बताया मैंने आपको, भूकंप और ज्वालामुखी के कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, अत्यधिक हानि होती है, ठीक है। अब इस रोड मैप को देखिए आप। पृथ्वी की गतियां क्या होती है, दो प्रकार की पृथ्वी की गति होती है। किस तरीके की होती है पृथ्वी की गतियां, ध्यान से देखिए आप सभी। देखिए पृथ्वी की गति, एक आंतरिक बल, एक बहिर्जनित बल। आंतरिक बल में कौन कौन से आते हैं बल, आंतरिक बल में एक आकस्मिक बल और एक पटल विरूपण बल। आकस आकस्मिक बल में कौन कौन से क्रिया होती है, ज्वालामुखी होती है, भूकंप होता है और भूस्खलन होता है। दिख रहा है आप सभी को, ये लिख लेना है आपको अपने बुक में, ठीक है। या मैं आपको क्लास के बाद लिख लेना है आप सभी को। उसके बाद हम पृथ्वी की गति जो बहिर्जनित है, अपर्दन और निक्षेपण, ठीक है, मीन्स इरोजन होता है। जैसे ये इरोजन किस किस का होगा, नदी द्वारा इरोजन होगा, फिर पवन द्वारा होगा, समुद्री तरंग और हिमनद। अगर ये पर्वत है, ठीक है, तो इसका इरोजन किस तरह होगा, हवा द्वारा होगा, पवन द्वारा, इसका नदी द्वारा होगा, ठीक है। अगर ये द्वीप समुद्र में है तो क्या होगा, समुद्री तरंग द्वारा होगा। अगर हिमनद की साइड में है तो क्या होगा, हिमनद की वजह से होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, सॉरी बच्चों। अब हम स्थलमंडलीय प्लेट के बारे में पढ़ेंगे। क्या दिया है स्थलमंडलीय प्लेट के बारे में, देखिए भूपरपट्टी में अनेक भूपरपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर टिके होते हैं, ठीक है। स्थलमंडलीय प्लेट दोनों जगह होती है, महासागर एवं महाद्वीप, ठीक है। और उनकी गतियां और प्रकार अलग अलग होती है। अब देखेंगे, अब ज्वालामुखी को देखिए आप। ज्वालामुखी भूपर पट्टी पर एक खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी क्या होता है, भूपर पट्टी पर एक खुला ऐसा एक छिद्र होता है जिससे पिघला हुआ पदार्थ अचानक निकलता है, ठीक है। यह हमारा क्या है, मेंटल है,
ठीक है, ये हमारा मेंटल वाला पोर्शन, ये हमारा भूपर पट्टी है। ठीक है, ये मेंटल में क्या है, लावा पिघला हुआ है। अब ये लावा हमारा ऊपर आ रहा है स्थलमंडल से होते हुए, दिख रहा है आप सभी को। अब इसको ये जो अगर गैप मिलती है, क्रैक मिलते हैं, बराबर है, तो ये क्या होगा, इन क्रैकों से बाहर आ जाएगा और इस तरीके से फैलना स्टार्ट होगा। दिख रहा है आप सभी को, ये इस तरीके से बाहर आना स्टार्ट होगा और इस तरीके से फैलेगा। ये यहाँ से निकल रहा है और ये इस तरीके से फैलेगा। इसे निकासिया वेंट कहते हैं। और जो ये यहाँ से आता है और ये गोल खुला हुआ भाग है, इसे क्या कहते हैं, क्रेटर। और जब इस क्रेटर से ज्वालामुखी ब्लास्ट करता है तो ये राख और इससे गैस निकलती है। ठीक है, ये गहरी जहरीली गैस होती है बच्चों। ये गैस कैसी होती है, जहरीली। और ये जो एरिया, इसे क्या कहा जाता है, मैग्मा कोस्ट। ठीक है, मैग्मा कोस्ट। समझ आ रहा है आप सभी को। देख लीजिए डायग्राम को एक बार अच्छे से आप सभी। मैग्मा कोस्ट कहते हैं, मैग्मा कोस्ट। एक बार अच्छे से देख लेंगे आप सभी। ठीक है, अब देखिए, एंडो एवं एक्सो। एंडो, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एंडो। एंडोजेनिक मीन्स, एंडो प्लस जेनिक मीन्स एंडोजेनिक। ठीक है, शब्द की उत्पत्ति, एक्सो प्लस जेनिक इज एक्सोजेनिक। ठीक है, ये दिया हुआ है, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, एक इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों, सॉरी, एक मिनट, हाँ, देखेंगे आप सभी। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। देखिए, जब स्थलमंडलीय प्लेटें क्या करती है, गति करती है यानी मूव होती है, तो पृथ्वी पर क्या होता है, कंपन होता है। ठीक है, जब ये दो प्लेटें अगर गति करेंगे, एक एक तो इधर आएंगे एक दूसरे के तरफ, या फिर एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, तो क्या होगा, पृथ्वी पर इससे क्या होगा, कंपन होगा। ठीक है, यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक है, क्लासेस के स्टार्टिंग में हमने बताया था आपको, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास की थी तभी, इसे क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उगम केंद्र कहा जाता है। ठीक है, भूकंप का जहां केंद्र होता है, ठीक है, जहां से भूकंप आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं, उगम केंद्र। ठीक है, ये उगम केंद्र है, यहाँ पर लिखा हुआ, हाईलाइट कर दिया मैंने, इसे उगम केंद्र कहा जाता है। आगे देखेंगे हम। उगम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, जो हमारा उगम केंद्र है उसके भू सतह का निकटतम स्थान, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। इस तरह होता है, देख लीजिए आप, मैं दिखा रहा हूं आपको। यह हमारा अगर उगम केंद्र है, ये क्या है हमारा, उगम केंद्र। एक मिनट, ठीक है, एपी सेंटर, उगम केंद्र मीन्स एपी सेंटर। ओके, उगम केंद्र है, तो ये उगम केंद्र अगर भू सतह पर स्ट्रेट होगा, जो इसका जो स्ट्रेट में होगा, ठीक है, यही इसका स्थान कौन सा होगा, इसका अधिकेंद्र होगा। ठीक है, ये अधिकेंद्र होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम। अधिकेंद्र के कंपन से, देखिए, अधिकेंद्र के कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम, ठीक है, क्या लिखा है, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। ठीक है, जो ये अधिकेंद्र के उगम केंद्र के निकटतम अधिकेंद्र होता है और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। अगर देखिए यहाँ पर भूकंप आया है, ठीक है, जब ये भूकंप इस तरीके से चलेगा, जोर 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 शोर से, ठीक है, तो अगर ये दूर जा रहा है, ये इस तरीके से दूर जा रहा है, तो क्या होगा, इसकी तीव्रता यहाँ धीरे 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 इस क्षेत्र में, यहाँ ज्यादा है तो यहाँ थोड़ा कम होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ फिर कम होगी, फिर यहाँ कम होगी, फिर सबसे यहाँ कम होगी। ठीक है, जैसे जैसे ये भूकंप धीरे धीरे दूर जाएगा, तो इसकी तीव्रता भी कम होगी। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे पढ़ेंगे हम, यहाँ पढ़ेंगे हम आगे, देखिए, देखिए ये क्या है, प्लेट सीमा है। ये दिख रहा है आपको, ये एक प्लेट है। ठीक है, तो ये क्या है, प्लेट की सीमा है। ये भूकंप का अधिकेंद्र है। ठीक है, ये उगम केंद्र है, अभी बताया मैंने, ये उगम केंद्र है, तो स्ट्रेट क्या होगा इसका, दिख रहा है आप सभी को, एक मिनट रुकिए मैं दिखाता हूँ। देखिए,
ये स्ट्रेट क्या होगा इसका, ये अधिकेंद्र दिख रहा है। अगर ये उगम केंद्र बताया यहाँ पे, उगम केंद्र वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपी की ऊर्जा उगम केंद्र कहलाता है। ये उगम केंद्र है तो इसके पास सर्वाधिक निकट स्थान अधिकेंद्र होगा। फिर यहां से क्या होगा, ये इसकी भूकंप तरंगे सभी दिशाएं में फैलेगी। दिख रही है आप सभी को, ये क्या लिखा है, भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हो। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब भूकंपी तरंगे तीन प्रकार की होती है, ठीक है, इसको याद रखना आपको। इन तरंगों को याद रखना है। क्या लिखा है, भूकंप तरंगे तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, देखिए। पहली होती है पी तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे। पी तरंगे मीन्स प्राथमिक तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे। एस तरंगे मीन्स, एस मीन्स हमारी सेकेंडरी तरंगे। सेकेंडरी प्राइमरी होती है ये और प्राथमिक भी होती है। प्राइमरी, प्राइमरी और प्राथमिक भी। हमारी सेकेंडरी मीन्स दुय्यम, दुय्यम तरंगे। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, दुय्यम तरंगे। अब आगे देखेंगे सभी। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। बराबर है, भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीके से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तालाब में मछली की उत्तेजना, सांपों पर का धरातल पर आना। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, भूकंप आने की आशंका लगाते हैं। भूकंप आने की आशंका, ठीक है, भूकंप आने की हम आशंका कर सकते हैं इस तरीके से। समझ आया आप सभी को इतना, ठीक है। अभी हम देखेंगे भूकंप एवं वस्तुस्थिति अध्ययन। ठीक है, अब देखिए गुजरात भूकंप का विनाश दिख रहा है आप सभी को। ये गुजरात भूकंप का विनाश, बिल्डिंग कैसे गिर रही है। अब एक पेपर की न्यूज देखेंगे हम, भूकंप की वस्तुस्थिति का अध्ययन। ठीक है, देखिए 26 जनवरी 2001 को भुज में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया। अब हम जानेंगे आगे, हम बताएंगे आपको कि रिक्टर स्केल क्या होता है, भूकंप को किस तरीके से मापा जाता है। ठीक है, बस आप अभी फिलहाल न्यूज पढ़े और जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रिक्टर स्केल, इसको हाईलाइट कर लीजिए, इस तीव्रता को हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, 26 जनवरी 2001 को भूकंप भुज के शहर में रिक्टर स्केल 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुई है। स्कूल की इमारत गिरने से 971 छात्र एवं 31 शिक्षकों की मौत हो चुकी थी। भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए थे। ये एक भूकंप की वजह से। मुख्यमंत्री ने अपील, केंद्र से अपील की थी कि वो गुजरात सरकार से संकट का सामना करने के लिए वित्तीय सहायता दे। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप। तो देखिए, हाँ, अब आपको भूकंप से बचाव के लिए तैयारी करने के लिए क्या क्या करना है वो बता दिया गया था बचपन में। सुरक्षित स्थान पर जाइए, इनसे दूर रहिए, आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास पहले से तैयार कर रही है। इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए। ठीक है, ये देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला पढ़िए आप मेरे साथ अब। भूकंप का भूकंप का मापन माप एक यंत्र से किया जाता है। ठीक है, भूकंप भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। ठीक है, भूकंप का मापन किससे किया जाता है, भूकंप लेखी से। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, रिक्टर स्केल से। ठीक है, भूकंप को किससे मापा जाता है, भूकंप लेखी से, भूकंप लेखी से, तथा उसकी तीव्रता किससे मापी जाती है, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल, एक मिनट, जो हमारा रिक्टर स्केल है वो तीव्रता मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, रिक्टर स्केल याद रखना आपको, रिक्टर स्केल। ठीक है, जिसे भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है, यह वस्तुओं को गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 0.6 होती है, इसको देख लीजिए, अथवा उससे अधिक शक्ति होती है, वह बहुत शक्तिशाली है। और जिसकी तीव्रता 7.0 है वह अधिक शक्ति है। ठीक है, हमारा रिक्टर स्केल 5 पॉइंट पर अधिक विनाशकारी है, उसके बाद 6 पॉइंट पर तो उससे ज्यादा, और 7 पॉइंट से सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है,
अब आगे देखेंगे हम मूल स्थलाकृतियां। ठीक है, अब मूल स्थलाकृतियां पढ़ेंगे। अपक्ष एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रम द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। ठीक है, इरोजन, एक मिनट, इंग्लिश में इरोजन कहते हैं। ओके, इरोजन, अपक्षय एवं अपर्दन दोनों एक ही प्रकार होता है। ठीक है, आपको बताएंगे हम जब शैलों का शैल क्रिया आएगी तब। पृथ्वी की सतह पर शैल टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है पृथ्वी की सतह पर टूटने पर। अगर ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है, यह अगर टूट रही है, यह अगर टूट रही तो इसे क्या कहेंगे हम? अपक्षय। ठीक है, भूदृश्य, जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। ठीक है, अपर्दन किसे कहेंगे? अगर ये जल से बहते हुए जा रहा है, ठीक है, अपने साथ कुछ लेके जा रही है, वायु से घटित हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? हम अपर्दन कहेंगे। ठीक है, वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ठीक है, क्या कहा है? वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थों को, ये जो अपर्दित पदार्थ है, इनके यहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करता है। अपर्दन एवं निक्षेपण ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। आगे पढ़ेंगे नदी के क्या कार्य है इसमें। ठीक है, अब देखेंगे नदी के क्या कार्य है। ठीक है, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। ठीक है, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड्डे वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैले या खट्टे वाले घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनती है। ठीक है, ये देखिए आप, जलप्रपात आपको बता दिया जलप्रपात कैसे बनते थे। ये देखिए, ये कठोर शैले है, ये जल की शक्ति द्वारा काटे गए हैं। ठीक है, ये जल की शक्ति द्वारा कटे गए हैं, और ये हमारा क्या है? ये हमारा जलप्रपात है। ठीक है, जल प्रपात, समझ आ रहा है? ये आप हमारा नायग्रा जलप्रपात है, मैंने आपको बता दिया था नायग्रा जलप्रपात। ठीक है, नायग्रा जलप्रपात बताया था मैंने आपको, याद आ रहा है आप सभी को नायग्रा जलप्रपात? ठीक है, क्या लिखा है देखिए, विश्व के विश्व के हजारों छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनिजुएला का एंजल जलप्रपात, ये बताया था मैंने आपको। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थित पर उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नायग्रा जलप्रपात है। और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे पर विक्टोरिया जलप्रपात है। याद आ रहा है आप सभी को अभी? यह हमारा कौन सा जलप्रपात बोला है यहाँ पर हमारा? ये देखिए, नायग्रा जलप्रपात बताया था आपको मैंने। यहाँ पे हमारी अ, महान झीलें थी, और आपको बताया था इरी और यूरोन की बीच में एक जलप्रपात था, नायग्रा जलप्रपात। फिर एक सू कैनल जुड़ती है, बताया था मैंने आपको, महान झीलों के पास। होम्स याद आ रहा है आप सभी को? वहां पे सुना था आपने नायग्रा जलप्रपात। और मैंने बताया था आपको जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर क्या है? विक्टोरिया झील थी, विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, याद आ रहा होगा आप सभी को, इंपॉर्टेंट है ये सभी। अब ये पढ़ेंगे, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। एक मिनट रुकेंगे बच्चों, पढ़ लीजिए आप सभी तब तक। अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए आप सभी। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। ठीक है, नदी क्या करती है? अगर यह मैदान में प्रवेश करती है तो दिख रहा है, मोड़दार मोड़दार क्षेत्र दिख रहा है आप सभी को? नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहा जाता है? विसर्प। ठीक है, विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्प के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू होता है। ठीक है, ये मोड़ों पर क्या होता है? दिख रहा है आपको, ये अपर्दन एवं निक्षेपण हो रहा है। ठीक है, विसर्प लूप के सिरे निकट आते हैं। समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक झील बनाते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? ये देखिए, आपको चाप झील दिख रही है, ये दिख रहा है, ये अलग झील बनाते हैं। ठीक है, जिसे चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर आने लगती है। ठीक है, ये तट है इनके, ये तटों से इधर बाहर जा रही है या इधर बाहर जा रही है। ठीक है,
फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। अगर नदी बाहर आने लगती है तो इसके जो तटों के ऊपर जो क्षेत्र होते हैं उन पर क्या आती है, बाढ़ आती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। ठीक है, इसी मिट्टी और पदार्थों को क्या कहा जाता है, अवसाद कहा जाता है। इसे समतल उपजाऊ बाढ़ मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये तटबंध होते हैं। ठीक है, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसे वितरिका कहते हैं। देखिए, इसे क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। ये मुख्य नदी है, ये मुख्य नदी एक इधर बह रही है, ये दूसरी इधर बह रही है, यहाँ से इधर बह रही है, ये इधर। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें वितरिका कहा जाता है। ठीक है, और ये जो मुहाने पर होता है इसे क्या कहा जाता है, मुहाने पर मिट्टी, से डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, देखिए, विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढे जो डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, यह नदियां इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करती है। मलबे का क्या करती है, निक्षेपण करती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। ये वितरिका क्या कर रही है, इनका मुहाना दिख रहा है आपको, ये सभी, ये इनके मुहाने हैं। ठीक है, ये मुहाने हैं इनके। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह के डेल्टा का निर्माण होता है। यह मुहानों पर क्या होता है, ये डेल्टा का निर्माण होता है मुहानों पर। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे समुद्र तरंग के कार्य। ठीक है, समुद्र तरंग की कार्य, समुद्र तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, समुद्र तरंग क्या कहती है, एक अपर्दन एवं निक्षेपण की तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती है। ये समुद्र लहरें क्या करती है, ये इनसे टकराती है। ठीक है, सॉरी सॉरी, एक मिनट, आवाज आ रही है बच्चों सही से अभी? देखिए, जिससे दरार विकसित होती है, ये देखिए, ये लहरें आती है, इसको टकराती है, यहाँ से तोड़ती, यहाँ दरार हो रही है, यहाँ से तोड़ती, यहाँ दरार हो रही है। ठीक है, समय के यहाँ से आ रही है, ये यहाँ भी टकराव हो रही है, यहाँ भी टकराव हो रही है। क्या लिखा है, समय के साथ साथ बड़ी और चौड़ी हो जाती है, इनको समुद्र गुफा कहते हैं। दिख रहा है आपको, ये समुद्र गुफा बड़ी और चौड़ी हो जा रही है, दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, इन गुफाओं के बड़े हो जाते हैं, ये गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। इससे तटीय मेहराब करते हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये आप देखिए यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, ये पोर्शन, ये तटीय मेहराब है हमारा। ठीक है, समुद्र की लहरों की वजह से उठता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। यह लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, इनको भी तोड़ देता है और ये बचा है हमारा स्टेक। दिखा आप सभी को, ये दिखा आप सभी को, इसे कहते हैं स्टेक। समझ आ गया? आगे बढ़ेंगे अब। देख, समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृंगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्र पुलिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम अब। पुलिन मीन समुद्री पुल। ठीक है, जो ये किनारों पर अवसाद जमा होता है ना, ये धीरे 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 छोटा छोटा इसे। अब हिमनद के कार्य क्या है वो जानेंगे हम। हिमनद, हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हेलो, हाँ। अब ये हिमनद को देखिए, इमेज को आप यहाँ पढ़ेंगे। अब हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। ठीक है, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है। ठीक है, क्या करता है, ये चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है। गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन होता है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। बताया था आपको, हिमनद क्या करती है, हमारी ग्रेट बियर, ए ग्रेट स्लेव, राइनडियर, आताबास्का, विनिपेग, ये उसी का निर्माण करती है। ठीक है,
पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। ठीक है, ये आपको मैंने कंसेप्ट दिया था, वही बताया, यहाँ पर देख पढ़ लीजिए आप। क्या कहता है, हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित हो जाती है। यह निक्षेप हिमनद या हिमोड निर्माण करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, हिमनद या हिमोड, हिमोड हिमोड निर्माण करते हैं। ठीक है, हिमनद या हिमोड निर्माण करते हैं। अब पवन की कार्य जानेंगे हम। पवन के बारे में देखिए आप सभी। आप क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान के रेगिस्तान में पवन, ठीक है, याद देखिए आप, रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। ठीक है, रेगिस्तान में अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारण क्या? पवन। ठीक है, रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहा जाता है। ठीक है, पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचला भाग आसानी से काटती है। ठीक है, पवन क्या करती है, जो ऊपरी भाग है उसको निचले भाग की अपेक्षा, ये हमारा निचला भाग है और ये ऊपरी भाग है, तो इसके अपेक्षा इसको जल्दी आसानी से काटती है। ठीक है, ऐसी इसलिए ऐसी शैल्य आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ियां बनती है। इनको बालू टिब्बा भी कहा जाता है। इस तरीके से बनता है वो। ठीक है, बालू टिब्बा पर्वत की जैसे होता है। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है, जब बालू के कण अधिक हल्के और महीन होते हैं तो हवा इनको उठाकर दूर ले जाती है। ठीक है, इसी इसी प्रकार तब निक्षेपण होता है और अपर्दन होता है। ठीक है बच्चों, जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं, लोएस। ठीक है, चीन में विशाल लोएस है, लोएस के मैदान होते हैं ये। ठीक है, लोएस, इसे लोएस कहा जाता है जब बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में इस तरह निक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, इसे लोएस कहा जाता है। तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है बच्चों। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। फिर हम कल हम देखेंगे, कल हम हमारा चौथा चैप्टर कौन सा है देखेंगे, वायु। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।